हेलो फ्रेंड्स, जय होम्योपैथी, जय डॉक्टर हनीमन सर, जय डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर। मेरे गुरु डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर और फादर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर हनीमन सर के ब्लेसिंग से मैं आप लोगों के स्क्रीन्स पर फिर से हाजिर हूँ अपना फर्स्ट वीडियो रोल ऑफ होम्योपैथी इन बैड इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन का सीक्वल पार्ट 2 लेकर। सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे वीडियोज़ को देखा, लाइक किया, मुझे अप्रिशिएट किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में हर व्यक्ति को लॉकडाउन की वजह से, पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और एज ए होम्योपैथ हम सब जानते हैं कि एक ही सिचुएशंस में अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग रिएक्शन आता है, उसके सेंसिटिविटी के हिसाब से, उसके डिस्पोजिशन के हिसाब से, उसके माइज़मेटिक बैकग्राउंड के हिसाब से, है ना, अलग अलग रिएक्शंस आते हैं। तो कोरोना पेंडेमिक में और लॉकडाउन की वजह से भी अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग रिएक्शन आ रहा है। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा कि कुछ लोग घर में खाली बैठने की वजह से, लॉकडाउन चल रहा है, घर में खाली बैठने की वजह से इरिटेबल हो गए हैं, एंग्री हो गए हैं, है ना। घर में घरेलू हिंसा, घरेलू विवाद हस्बैंड वाइफ के बीच में बढ़ रहे हैं। ऐसा आप हमें आजकल न्यूज़पेपर में भी आ रहा है। कुछ लोग जो अल्कोहलिक हो गए हैं खाली बैठने की वजह से, है ना। कुछ व्यक्ति डर में, दहशत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए हैं लॉकडाउन की वजह से। ऐसे अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग रिएक्शन आता है। आज हम फिर से इन रिएक्शंस का एनालिसिस करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे और उनकी राइट रूब्रिक को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर ऐसा व्यक्ति जो बैड इफ़ेक्ट ऑफ लॉकडाउन और कोविड-19 पेंडेमिक के से सफ़र कर रहा है, उसको हम ट्रीट कर सकें, उसको उसके तकलीफ़ों से हम निजात दिला सकें। आजकल मैं देख रहा हूँ कि न्यूज़पेपर में आए दिन सुसाइड करने का न्यूज़ छप रहा है। कई व्यक्ति सुसाइड कर रहे हैं। तो हर हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है ना। इस दुनिया में कोई भी चीज़ मीनिंगलेस नहीं है, कॉजलेस नहीं है। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होगा कि क्यों सुसाइड कर रहा है। सो कॉज बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि होम्योपैथी में हम लोग कॉज का ट्रीटमेंट करते हैं, इफ़ेक्ट का नहीं। अगर आपने कॉज को ट्रीट किया तो उसका इफ़ेक्ट 100% जाना है। सो किन कंडीशंस में एक व्यक्ति सुसाइड कर सकता है? फर्स्ट, हो सकता है कि वो एक व्यक्ति तभी सुसाइड करेगा जब वो आशाहीन हो गया है लाइफ से, हताश हो गया है। फर्स्ट कारण ये हो सकता है। सेकंड कारण हो सकता है कि वो परिस्थितियों के आगे झुक गया है, परेशानियों से के सामने घुटने टेक दिया, हार मान गया। नेक्स्ट कारण हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति लोग सुसाइड करते हैं जिनका मान सम्मान पे चोट पहुंची हो, या जिनका मान सम्मान छीन गया हो या नष्ट हो गया हो। चौथा कारण हो सकता है कि आवेग में आकर कुछ लोग सुसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, पांचवा कारण हो सकता है गिल्टी फीलिंग करने की वजह से, आत्मग्लानि की वजह से भी कोई व्यक्ति सुसाइड कर सकता है। छठवां कारण हो सकता है कि एक अपना अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर या अपने धर्मशीलता की वजह से
दूसरों के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए भी इंसान सुसाइड कर सकता है। 7th और लास्ट कॉज हो सकता है कि पागलपन, उन्माद में आकर भी व्यक्ति सुसाइड कर सकता है। तो देखा आपने कितने सारे कॉज हो सकते हैं सुसाइड करने के पीछे। सो जो लोग सुसाइड करते हैं उसके लिए हमारे पास रिपोर्टरी में रूब्रिक है, सुसाइडल डिस्पोजिशन। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आपके किसी भी केस में पेशेंट में आत्महत्या करने की टेंडेंसी मिले, डिस्पोजिशन मिले या थॉट्स मिले, सोच, तो वो ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्री पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि ये सिफिलिटिक है, ऑटो इम्यूनिटी है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, पेशेंट मौत की तरफ बढ़ रहा है। अगर लाइफ ही तो सब कुछ है, आप जिंदा हैं तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। तो कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक साउथ इंडिया में एक व्यक्ति को जैसे ही मालूम पड़ा कि वो कोरोना पॉजिटिव है, उसने सुसाइड कर लिया। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया, और उस रीज़न्स के क्या प्रोबेबल रूब्रिक्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जैसे ही उस व्यक्ति को मालूम पड़ा हो कि वो क्या बोलते हैं कोरोना पॉजिटिव हो गया है, उसको अपना फ्यूचर अंधकार में लगने लगा होगा। वो उसको लगा कि अब मेरी लाइफ ख़त्म, कोई मतलब नहीं है अब जीने से, क्योंकि कोई भविष्य ही नहीं है, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है इसका। तो हताशा में, आशाहीन, निराश होकर सुसाइड कर लिया हो। इसके लिए रूब्रिक है डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है हिंदी में कि आशाहीन, नाउम्मीद, निराश। तो डिस्पेयर का सब रूब्रिक है जो इस पेशेंट्स पे फिट बैठती है, वो है डिस्पेयर रिकवरी ऑफ, डिस्पेयर हेल्थ ऑफ, डिस्पेयर लाइफ ऑफ। उसको लगा होगा कि इसका तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, मतलब तिल मरने से अच्छा है कि मैं एक बार में ही मर जाऊँ, कोई भविष्य ही नहीं है, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, तो मैं जी के क्या करूँगा, मुझे तो मरना ही है ऑलरेडी। सो इसलिए हो सकता है उसने सुसाइड कर लिया हो। नेक्स्ट कारण हो सकता है कि वो कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, जिसे लगा होगा कि मेरे जैसे व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव कैसे हो गया, अब मैं समाज को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, लोग मुझे नीची नज़र से देखेंगे, मुझसे अछूता जैसा व्यवहार करेंगे, मेरी जो मान सम्मान थी, प्रतिष्ठा थी समाज में, वो पूरा नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया। तो ऐसे ज़िंदगी से तो अच्छा है कि मैं सुसाइड कर लूँ। सो अपने मान सम्मान की खातिर, प्रतिष्ठा के खातिर अगर उसने अपना सुसाइड किया होगा तो उसके लिए रूब्रिक है डिस्पेयर सोशल पोजीशन ऑफ। सोसाइटी में जो उसकी पोजीशन थी वो उसके लिए पूरी तरह से आशाहीन हो गया, हताश हो गया और उसने सुसाइड कर दिया। एलिमेंट्स फ्रॉम ईगोटिज्म, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंची और उसने सुसाइड कर लिया। एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड। नेक्स्ट क्या कॉज हो सकता है, ये भी हो सकता है कि पेशेंट बहुत न्यायप्रिय हो, ईमानदार हो, धर्मशील हो, विवेकशील हो, उसको लगा हो कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ, मेरी बीमारी या किसी और को ना फैले, मेरी वजह से कोई और पॉजिटिव ना हो जाए, मुझे धर्म की रक्षा के लिए, मुझे इंसानियत की रक्षा के लिए
अपने आप का बलिदान करना पड़ेगा, सो उसने लोगों के लिए खुद को बलिदान कर दिया हो, ये भी हो सकता है। इसके लिए रूब्रिक है कंसाइंसियस ट्रिपल्स अबाउट, है ना। कंसाइंस का मतलब होता है कि ऐसी फैकल्टी माइंड की जो हमको बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, हमें गलत चीज़ को करने से रोकता है, हमें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। सो कंसाइंसियस छोटी छोटी चीज़ों के लिए अधिक ईमानदार व्यक्ति, विवेकशील व्यक्ति को हम कंसाइंसियस ट्रिपल अबाउट बोलते हैं। एंजाइटी कंसाइंस ऑफ एज इफ गिल्टी ऑफ क्राइम, अपने आप को गिल्टी फील कर रहा था वो व्यक्ति, हो सकता है कि गिल्टी फील कर रहा हो कि मैं पॉजिटिव हो गया हूँ, मेरी वजह से दूसरों को तकलीफ ना हो। अंतरात्मा से आवाज़ आ रही थी कि ये गलत है, तुम्हारी ज़िंदगी गलत है, अगर तुम जियोगे तो दूसरों को डिजीज़ पहुँचाओगे, डिजीज़ फैलाओगे। डिल्यूजन, डिजीज़ गिव टू अदर्स दैट ही विल, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, टेंडेंसी, कंसाइंस ऑफ, ठीक है, बेचैनी, गलत करने की बेचैनी। ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, इतना ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ कि इंसानियत की खातिर अपना कर्तव्यों को पालन करने के लिए उसने सुसाइड कर लिया। एक और न्यूज़ मैंने पढ़ा था, लॉकडाउन की वजह से भोपाल में फंसी बेटी, तनाव में मां ने लगाई फांसी, ऐसा टाइटल था न्यूज़पेपर में। एक हमारी भिलाई की एक लेडी ने सुसाइड कर लिया, उसकी बेटी जो है भोपाल में कुछ स्टडीज़ कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, और लॉकडाउन के चलते वहाँ पे वो फंस गई थी। ना वो भिलाई आ पा रही थी, ना ही भिलाई से उसके पेरेंट्स जो हैं उससे मिलने भोपाल जा पा रहे थे। तो उसकी मदर बहुत ही, वो डिप्रेशन में आ गई थी, टेंशन में आ गई थी कि मेरी बेटी को कोरोना हो जाएगा, वो उसकी कौन देख रेख करेगा, कैसी होगी, क्या कर रही होगी। तो इसके चलते वो बहुत परेशान रहने लगी, चिड़चिड़ी हो गई, और इतना परेशान हो गई कि अपने आप को सुसाइड करने से नहीं रोक पाई। उसके घर वाले समझाते थे उसको कि कुछ नहीं होगा, फिर भी। इसके लिए रूब्रिक होगा, सबसे इम्पोर्टेंट रूब्रिक है कि डिल्यूजन, सुसाइड, ड्राइविंग टू। डिल्यूजन, सुसाइड, ड्राइविंग टू, ये उसका डिल्यूजन था ना, इमेजिनेशन था, फॉल्स परसेप्शन था कि उसकी बेटी को कोरोना हो जाएगा, अकेली है, परेशान है, उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, कैसे खा रही होगी, क्या कर रही होगी, ये उसका डिल्यूजन था ना, उसको गलत धारणा थी। एक्चुअली ऐसा था नहीं, वो तो अब भोपाल में सुरक्षित थी अपने रूम में, उसको हर ज़रूरत का सामान अवेलेबल था, उसके घर वाले हर महीने उसको पैसे भेजते थे, उसके रिलेटिव्स थे भोपाल में जो उसकी केयर कर रहे थे। उसके बाद में भी उसकी मदर को ये गलत धारणा थी कि उसकी बेटी मुसीबत में है, कोरोना का इन्फेक्शन होने का खतरा है। सो एक रूब्रिक ये हुआ। दूसरा, मेनिया सुसाइडल, मेनिया सुसाइडल, ये एक रूब्रिक हो सकता है।
सैडनेस, सुसाइडल डिस्पोजिशन विथ इनकंसोलेबल, सुसाइड इवन टू। लोग कंसोल करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी बात से कंसोल हो ही नहीं रही थी। उसको लगा कि कुछ नहीं हो सकता। घर वाले उसको समझाते थे कि ऐसा गलत मत सोचो, बेटी सही है, सुरक्षित है, लेकिन फिर भी उसको कोई कंसोल नहीं कर पा रहा था। तो इनकंसोलेबल, सुसाइड इवन टू। और इनकंसोलेबल, मिसफॉर्च्यून ओवर अ फैंसीज, इमेजिनरी थी ना, इमेजिनरी मिसफॉर्च्यून मतलब बुरा होने के अंदेशे से उसने सुसाइड कर लिया था। एक और रूप लिखा है, मिसफॉर्च्यून इनकंसोलेबल ओवर, ये भी उसकी रूब्रिक है, सेम मीनिंग। एंजाइटी अदर्स फॉर लव पर्सन फॉर एलिमेंट्स फ्रॉम केयर वरीज। डिल्यूजन, चाइल्ड इज डेड, उसको लगा कि उसको कोरोना हो गया है, सिमिलर टू डेथ। फियर हैपन समथिंग टेरिबल, ये भी हो सकता है रूब्रिक। सो ये रूब्रिक्स हो सकते हैं उस लेडी के। नेक्स्ट, एक और न्यूज़ मैंने पढ़ा था कि हमारे दुर्ग में क्वारंटाइन सेंटर में एक यंग लड़के ने, जो तेलंगाना से वापस आया था छत्तीसगढ़, क्वारंटाइन था, उसने फांसी लगा ली। पेपर में लिखा था कि मृतक कोरोना बीमारी और भविष्य के काम काज को लेकर परेशान था। तेलंगाना से ही वह अवसाद में था। मतलब पेशेंट को भविष्य जो है अंधकार में लगने लगी, आशाहीन लगने लगी, कोई फ्यूचर ही नहीं है, सब काम बंद है, क्या कमाऊंगा, क्या खाऊंगा, कैसे ज़िंदगी चलेगी, घोर निराशा है, अंधकार में है लाइफ। ये सोचते हुए उसने आत्महत्या कर ली। इसके लिए रूब्रिक है डिस्पेयर, फ्यूचर अबाउट। नेक्स्ट है कि वो अपने काम काज को लेकर भी परेशान था, तो डिस्पेयर वर्क ओवर हीज। एक और न्यूज़ मैं देख रहा हूँ कि कोरोना इन्फेक्शन की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बुज़ुर्गों में डिप्रेशन के मामले 18 से 24% तक बढ़ गया है। आए दिन न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में यही खबर चल रही है कि सबसे ज़्यादा बुज़ुर्गों को कोरोना वायरस का खतरा है, इन्फेक्शन का खतरा है। सबसे ज़्यादा मौतें बुज़ुर्गों की ही हो रही है, जो 50-60 साल उम्र के या उससे ज़्यादा उम्र के हैं। तो ऐसे में सोचिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। तो हमारे जो बुज़ुर्ग जो हैं वो काफ़ी दहशत में हैं, डरे हुए हैं कि कहीं उनको भी कोरोना ना हो जाए। इसके लिए रूब्रिक है फियर डेथ ऑफ इम्पेंडिंग, फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग कंटेजियस एपिडेमिक इन्फेक्शन। ठीक है, मुझे कंटेजियस एपिडेमिक इन्फेक्शियस बीमारी कोरोना ना हो जाए। फियर डिजीज ऑफ लॉन्ग स्पेल ऑफ इलनेस बिफोर डाइंग इन ओल्ड मैन, बुज़ुर्गों में मरने से पहले मैं किसी लंबी बीमारी में ना पड़ जाऊं, मैं खतरनाक बीमारी से ग्रसित ना हो जाऊं, इसका डर। तो इस डर के चलते वो लोग बाहर निकलना बंद कर दिए हैं, लोगों से मिलने में डर रहे हैं। बुज़ुर्गों के जो केयर टेकर्स हैं, उनके
जो बच्चे हैं वो भी स्पेशल प्रिकॉशंस ले रहे हैं, मेजर्स ले रहे हैं कि वो लोग किसी से मिले ना, बाहर ना जाए, सुरक्षित रहें घर में। सो इसके लिए रूब्रिक है हाइड डिज़ायर टू, फियर फ्रॉम, बुजुर्गों में डर से अपने आप को छुपा लेना, बंद कर लेना कमरे में, घर में। फियर डिजीज ऑफ, टर्मिनल ऑफ अ फैटल, बीमारी का डर कि उससे मौत ना हो जाए। बुजुर्गों में डिप्रेशन, सैडनेस, डिस्पेंडेंसी, डिप्रेशन, मेलनकॉली, ओल्ड पीपल इन, ये भी एक रूब्रिक हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है कि उनको अपने आप में हो सकता है वो लोग बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हों, कि बाहर नहीं जाना है, किसी से मिलना नहीं है, तो ऐसे में वो अपने आप को फोर्सेकन फील कर रहे हों, डेजर्टेड फील कर रहे हों, अकेला फील कर रहे हों, है ना। कई बुज़ुर्गों के बच्चे जो हैं कहीं बाहर रह के नौकरी कर रहे हैं, यहाँ पे बस दोनों स्पाउस रहते हैं, सो उनमें वो लोग अकेलेपन का भी शिकार हो रहे होंगे, अकेलेपन की वजह से वो डिप्रेशन में होंगे। तो एलिमेंट्स फ्रॉम एलोन बीइंग इसका रूब्रिक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सब इन रिएक्शंस के क्या रूब्रिक्स हो सकते हैं। हमने ऐसे व्यक्ति हमारे पास आते हैं तो हम उनको राइट रूब्रिक का सिलेक्शन करके उनको हम डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, सुसाइड करने की टेंडेंसी से बाहर निकाल सकते हैं। एक शॉर्ट केस डिस्कस कर लेते हैं। अ केस ऑफ एलर्जिक कफ एंड कोल्ड। एक 4 इयर्स की फीमेल चाइल्ड को मेरे पास 3 मंथ पहले लेके आए थे, जिसको एलर्जिक कफ की प्रॉब्लम थी। जब भी मौसम चेंज होता था, जब भी उसको स्कूटर से खुली हवा में बाहर लेके जाते थे घूमने के लिए, तो डस्ट के एक्सपोज़र में आके उसको खांसी शुरू हो जाती थी। खांसी, सर्दी, बुखार, जब भी कुछ ठंडा लेती थी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो फिर खांसी चालू हो जाती थी। जैसे ही वेदर चेंज होता था तो खांसी शुरू हो जाती थी, बुखार आने लगता था। तो उसको लेके आए, साथ में उसको एक्सट्रीमिटीज़ में, हाथ पैर में काफ़ी दर्द होता था, रोज़ उसकी मम्मी को दबाना पड़ता था, तब जाकर वो सोती थी। ड्राई कफ खांसी आती थी, खांसते खांसते कभी कभी उसको उल्टी भी हो जाती थी। पास्ट हिस्ट्री में उसको यूटीआई इन्फेक्शन हुआ था। पास्ट हिस्ट्री में उसको स्किन में इरप्शन हुआ था। उसकी मदर का कहना है जब वो पैदा हुई तो उसकी स्किन में पहले से ही रैशेस थे, उसमें उन्होंने एंटी फंगल मेडिसिन लगाया था। एपेटाइट उसकी बहुत कम थी, उसको भूख नहीं लगती थी, मम्मी को पीछे लगना पड़ता था खाना खाने के लिए, पेट साफ नहीं होता था, यूरिन में कभी कभी जलन की अभी भी शिकायत होती थी। थर्मस हॉट, बहुत हॉट पेशेंट थी, उसको कम गर्म कपड़े से ठंड में काम चल जाता था। बहुत बोलने के बाद में ही वो स्वेटर्स वगैरह पहनती थी। मेरा ऑब्जर्वेशन क्या था क्लिनिक में, वो बच्ची जो है काफ़ी चीयरफुल नेचर की थी। जब वो क्लिनिक में आई तो बहुत सारी बातें कर रही थी, स्माइल कर रही थी, हंस रही थी, क्वेश्चंस कर रही थी। उसकी मदर ने उसके नेचर के बारे में बताया, जैसा मेरा ऑब्जर्वेशन था कि सर ये बहुत खुश मिजाज बच्ची है, हमेशा खुश रहती है, खेलते रहती है, काफ़ी बातें करती है, बहुत सुबह से लेकर रात तक खेलती है। उसके फादर
11 साढ़े 11 बजे अपने ऑफिस से लौटते हैं रात में। उसके फादर किसी कार के शोरूम में जॉब करते हैं, तो उनके साथ भी 1-2 बजे तक के वो खेलती है। हम लोग को ज़बरदस्ती इसको सुलाना पड़ता है, नहीं तो उसका बस चले तो रात भर खेलते रहे। हम लोग परेशान हो जाते हैं, इसका एनर्जी कभी डाउन ही नहीं होता। और बताया उसकी मदर ने कि ये पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाती, एक जगह पे एक ध्यान से पढ़ाई नहीं कर पाती। और इसके टीचर्स ये कंप्लेंट करते हैं कि ये क्लास में बहुत बात करती है, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करती है। पढ़ाई में बहुत अच्छी है, टॉपर है अपने क्लास की, पर वही है कि दूसरों बच्चों को बहुत बात करती है, वो बहुत डिस्टर्ब करती है लोगों को। उसकी मेमोरी बहुत शार्प है, थोड़ा सा पढ़ती है, थोड़ी देर पढ़ती है और उसको हर चीज़ समझ में आ जाता है, उसके माइंड में फिक्स हो जाता है। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कॉज होता है, और होम्योपैथी में हम लोग कॉज का ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसको एलर्जी कब हुई है, तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कॉज होगा। क्यों ये बच्ची कमज़ोर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेकर पैदा हुई, इतनी कम एज में इसको एलर्जिक कफिंग हो गई। मतलब ये इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पहले से सेंसिटिव था, पहले से ससेप्टेबल था कोल्ड के लिए, वेदर चेंज के लिए, डस्ट के लिए, तभी उसको वो हो रही है ना फ्रिक्वेंटली। सो यहाँ पे इस केस में एलिमेंट्स फ्रॉम ढूंढना बहुत इम्पोर्टेंट है, और एलिमेंट्स फ्रॉम हमको मिलेगा मदर की प्रेगनेंसी हिस्ट्री में, क्योंकि वहीं से वो वीकनेस लेके आई है ना। सो जब मैंने उसकी मदर से प्रेगनेंसी हिस्ट्री ली, मैंने उनसे पूछा कि लास्ट के 3 मंथ्स में आपको क्या टेंशन था, मुझे बताइए। तो उसकी मदर ने मुझे बताया कि सर लास्ट के 3 मंथ्स मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल थे। मेरा पूरा लास्ट का 3 महीना डर में गुजरा कि डिलीवरी कैसे होगी, डिलीवरी में क्या होगा, डिलीवरी बहुत पेनफुल होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ जाएगा मुझे डिलीवरी में, बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाएगा डिलीवरी में, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा डिलीवरी में। सो मुझे डिलीवरी का काफ़ी डर था, और मेरा पूरा लास्ट का मंथ डर में गुजरा। जब मेरी एक्सपेक्टेड डेट आई डिलीवरी की, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई। मुझे फिर भी लेबर पेन नहीं आ रहा था, तो मेरी जो ऑब्स्टेट्रिशियन थी, मेरी डॉक्टर थी, उसने बोला कि आपको लेबर पेन नहीं आ रहा है, एक्सपेक्टेड डेट भी ओवर हो गया है, आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, आपका सीज़र करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं तो और डर गई। ऑपरेशन से एक दिन पहले मैं और ज़्यादा टेंसफुल हो गई, रात भर सो नहीं पाई। नेक्स्ट डे मेरा रोना धोना शुरू हो गया। ऑपरेशन से पहले मुझे लगने लगा कि मैं ऑपरेशन थिएटर से ज़िंदा बाहर नहीं आऊँगी, मेरी मौत निश्चित है। मैं अपने हस्बैंड को बोलने लगी कि मैं मरने वाली हूँ, मैं अगर मर जाऊँ तो तुम दूसरी शादी कर लेना, मेरी बच्ची का ख्याल रखना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो प्रेगनेंसी हिस्ट्री में अपने को ये मिला। तो आइए हम इतनी इन्फॉर्मेशन जो हमको पेशेंट से मिला है, पेशेंट के बारे में मिला है, उसका एनालिसिस करते हैं, उसका रूब्रिक फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि इसका पहला रूब्रिक होगा एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन। वो डिलीवरी के पहले डिलीवरी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है उसको
सोच सोच के परेशान थी, डरी हुई थी। तो इसी एंटिसिपेशन की वजह से, फियर एंटिसिपेशन की वजह से उसका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो कमज़ोर हो गया और वो बच्ची एलर्जिक कफ के लिए ससेप्टिबल और ओवर सेंसिटिव हो गई। तो एलिमेंट्स फ्रॉम फोरबोर्डिंग एंटिसिपेशन। नेक्स्ट इसका रूब्रिक होगा कि मदर ने क्या बताया कि काफ़ी चीयरफुल चाइल्ड है, हमेशा खुश रहती है, हंसती बोलती रहती है। सो इसका बेसिक डिस्पोजिशन है ये। तो इसके लिए रूब्रिक है चीयरफुल गैटी हैप्पीनेस टेंडेंसी। ठीक है, इसका बेसिक डिस्पोजिशन है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट रूब्रिक है, मदर ने बताया कि ये बहुत बात करती है, इसके टीचर्स भी कंप्लेंट करते हैं कि हर वक्त क्लास में बात करती है, चलती क्लास में बात करती है, इसको समझ में ही नहीं आता कि क्लास चल रही है, यहाँ चुप रहना चाहिए। तो इसके लिए रूब्रिक है डेलीरियम लोकेसियस। यहाँ पे बच्ची जो है एक डेलीरियस स्टेट में है, उसको पता ही नहीं है, इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि क्लास चल रही है, मुझे शांत रहना चाहिए। वो तो अपनी धुन में है, बस बातें करी जा रही है, एंजॉय कर रही है। नेक्स्ट है एक्साइटमेंट एक्साइटेबल टेंडेंसी नाइट। जैसे जैसे रात होती है, सुबह से लेकर रात तक के वो बच्ची खेलती रहती है, और दूसरे बच्चे जब थक के सो जाते हैं रात में, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। वह तो उसके फादर के आने का इंतज़ार करती है, उनके साथ भी रात के 1-2 बजे तक खेलती है, बड़ी मुश्किल से उसको सुलाते हैं। तो एक्साइटमेंट एक्साइटेबल टेंडेंसी नाइट। एक और रूब्रिक इसके साथ में है कि एनर्जी लॉट्स ऑफ, बहुत एनर्जेटिक है बच्ची, कभी इसका एनर्जी लेवल डाउन नहीं होता, हमेशा एनर्जी से फुल रहती है, एक्साइटमेंट से फुल रहती है। और उसकी मदर ने बताया था कि ये पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाती। तो इसके लिए रूब्रिक है कंसंट्रेशन डिफ़िकल्ट, स्टडीज रीडिंग वाइल। ठीक है। नेक्स्ट रूब्रिक है कि कफ स्लिप में बढ़ जाती है। सो कफ स्लीप ड्यूरिंग। सो ये हमको रूब्रिक्स मिले। मैंने रूब्रिक लिया, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रूब्रिक इज एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन, फोरबोर्डिंग, प्रीसेंटिमेंट, delirium loquacious, cheerful gaiety happiness tendency, excitement excitable tendency night, concentration difficult studies, learning while, sleep during, और energy lots of। इन रूब्रिक्स को हम जब क्रॉस रिपर्टाइज करते हैं हमारी रिपर्टरी में, तो हमारे पास सिर्फ 2 मेडिसिन आती है, लेकेसिस और कॉफिया। तो क्या हो सकती है मेडिसिन? चलिए दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। दोनों ही मेडिसिन, लेकेसिस और कॉफिया, दोनों लोकेसियस हैं, दोनों चीयरफुल हैं, दोनों में स्लीप एग्रावेशन मिल रहा है, दोनों वाइवेशियस होते हैं, दोनों ही चाइल्ड अप्रोचिंग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप देखो दोनों ही चाइल्ड
अप्रोचिंग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। पर लैकेसिस का जो चाइल्ड है वो सेकेंडरी एक्सट्रोवर्ट होता है और कॉफिया का चाइल्ड प्राइमरी एक्सट्रोवर्ट होता है। लैकेसिस जो है स्नेक रेमेडी है, और स्नेक्स जो है बहुत ही टिमिड होते हैं, फियरफुल होते हैं, सस्पिशियस होते हैं। वो बिल से एकदम से निकल के बाहर नहीं आते हैं। वो पहले ऑब्ज़र्व करते हैं कि उनका एनवायरनमेंट हार्मफुल तो नहीं है, आसपास सब सेफ़ है, कोई नुकसान पहुंचाने वाला तो नहीं है। उसके बाद वो फिर अपनी बिल से बाहर आते हैं और घूमना शुरू करते हैं। तो लैकेसिस का जो बच्चा है वो भी सेकेंडरी एक्सट्रोवर्ट होता है, टिमिड होता है। डॉक्टर की क्लिनिक में वो एकदम से अंदर नहीं घुसता है, वो हमेशा अपनी मदर के पीछे छुप के आएगा और आपको झांकते रहेगा, आई टू आई कांटेक्ट करेगा। ये उसको इसके एक्सट्रोवर्टेडनेस को दिखाता है। वो आई टू आई कांटेक्ट जरूर करेगा लेकिन छुपेगा। आते ही एकदम से आपसे बात करना शुरू नहीं करेगा, ऑब्ज़र्व करेगा आपकी क्लिनिक को कि कहीं आपकी क्लिनिक को कि कहीं आप हार्मफुल तो नहीं हो उसके लिए, कहीं आप इंजेक्शन तो नहीं लगाओगे, कुछ चोट तो नहीं पहुंचाओगे। जब उसको मालूम पड़ता है आगे कि डॉक्टर तो काफ़ी फ्रेंडली है, मुझे इंजेक्शन भी नहीं लगाएगा, मीठी गोलियां देने वाला है होम्योपैथिक, तो फिर वो अपना असली कलर दिखाना शुरू करता है, बातें करना शुरू कर देता है। अटेंशन पाने के लिए कुछ कुछ करता है आपकी क्लिनिक में, हंसेगा, मुस्कुराएगा, घूमेगा आपकी क्लिनिक में फ्रीली। ठीक है। इसके अपोजिट जो कॉफिया का पेशेंट है, जैसे मैंने बताया, वो प्राइमरी एक्सट्रोवर्ट होता है। वो अपनी मदर के साथ में आपकी क्लिनिक में एंटर करेगा, उसके चेहरे पे स्माइल होगी, उसकी आंखों में चमक होगी। अगर आपने उसको ग्रीट किया कि हेलो, तो वो भी जवाब देगा हेलो अंकल। और अगर अब वो छोटा बच्चा है, अगर मदर की गोद में है, आपने अगर उसको हेलो बोल दिया, स्माइल कर दिया, तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है, चीयरफुल हो जाता है, हंसी से मतलब खुशी से हाँ ताली बजाने लगेगा, आपके करीब आने के एक्साइटमेंट शो करेगा, खुशी शो करेगा, आपके पास सामने आके बैठेगा, बातें करना शुरू कर देगा, चीयरफुलनेस आपको दिखाई देगी। इधर उधर उसकी बातें काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, उसके में आपको क्रिएटिविटी मिलेगी, वाइवेशियसनेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डिफरेंस है कि लैकेसिस का जो बच्चा है, ओफिडिया ग्रुप के जो बच्चे हैं, जो पेशेंट्स हैं, उसमें आपको जेलेसी 3+ में मिलेगी। जेलेसी एंड मैलिशियसनेस। जेलेसी मतलब ईर्ष्या, मैलिशियसनेस मतलब बदला लेने की भावना। लैकेसिस का बच्चा जब देखता है कि उसके अलावा एक छोटा भाई और आ गया है घर में, तो वो अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगता है, उसको जेलेसी फील होती है कि मम्मी उसको ही ज़्यादा प्यार करती है, उसके जब से वो आया है तब से उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है, मुझे तो नहीं देखती है। तो फिर वो उस बच्चे को हर्ट करना शुरू कर देता है मम्मी के एब्सेंस में, उसको चिमटी काट के रुलाएगा, या दो उसके साथ में अगर खेल रहा है तो उसको धक्का दे देगा जेलेसी की वजह से और मैलिशियसनेस की वजह से। पर इसके अपोजिट कॉफिया के बच्चे में जेलेसी रहती है, कम रहती है, लेकिन मैलिशियसनेस इतनी नहीं रहती। वो दूसरे बच्चे को, अपने छोटे भाई बहन को बहुत ख्याल रखता है, वो उसको नुकसान पहुंचाने की टेंडेंसी नहीं मिलेगी आपको। नेक्स्ट है कि लैकेसिस जो है वो काफ़ी सेल्फिश होता है, सस्पिशियस होता है, वो अपनी चीज़ें दूसरों से शेयर नहीं करता। पर इसके अपोजिट जो है कॉफिया का जो बच्चा होता है, पेशेंट होता है, वो काफ़ी बिनीवोलेंट होता है, वो अपनी चीज़ें आसानी से दूसरों को दे देता है,
अपनी खाने पीने की चीज़ें, खिलौने सब शेयर करता है, बोलना नहीं पड़ता उसको। नेक्स्ट है कि लेगेसिस का बच्चा जो है वो मैनिपुलेटिव होता है। मैनिपुलेटिव मतलब होता है कि अपना काम निकलवाने वाला, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में आपको फंसा के अपना मतलब निकाल लेगा। बहुत ही क्लेवर, मैनिपुलेटिव, डिसाइडफुल नेचर का होता है। आपके पास में प्यार भरी बातें तभी करेगा जब उसको आपसे कुछ मतलब होगा। आपसे आइसक्रीम खानी होगी, आपसे कुछ टॉफ़ी चाहिए होगी, तो आपको भी मालूम पड़ जाएगा बाद में, अच्छा इसलिए वो मेरे से ऐसी बातें कर रहा था। उसका आपने एक बार उसको चॉकलेट दिलाई, उसके बाद में वो दूसरे के पास चले जाएगा, खेलने चले जाएगा, आपसे मतलब नहीं रखेगा। पर कॉफिया का जो पेशेंट रहता है वो ऐसा मैनिपुलेटिव नहीं होता है, वो ओपन हार्टेड पर्सन, क्लियर हार्टेड पर्सन होता है। नेक्स्ट एक और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, जिसके आधार पे हम लेकेसिस और कॉफिया को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो है कि लेकेसिस या ओपेडिया के पेशेंट्स कैन नॉट टॉलरेट एनीथिंग, एनी टाइट क्लोथिंग अराउंड देयर नेक और बॉडी, और ये सेंसिटिविटी हमको कॉफिया में नहीं मिलती है। सो हमारा पेशेंट, वो बच्ची ना तो जेलस थी, ना सेल्फिश थी, ना मेलिशियस थी, ना मैनिपुलेटिव थी, ना उसमें टाइट क्लोथिंग की सेंसिटिविटी हमको मिली। सो हमने लेकेसिस को रूल आउट कर लिया और कॉफिया को चूज़ किया मैंने मेडिसिन। सिंगल डोज मैंने कॉफिया उसको 200 पोटेंसी में दी। मेडिसिन देने के बाद में फॉलो अप्स में उसकी खांसी धीरे धीरे करके कम हो गई, उसकी इंटेंसिटी कम होते चली गई, उसकी एलर्जिक रिएक्शंस कम होने लग गए। बाहर जब निकलती थी, वेदर चेंज होता था तो कम खांसी आने लगी, और धीरे धीरे आते आते कम होते होते पूरी तरह से उसकी खांसी चली गई। बाद में सर्दी हुई कुछ दिनों तक के, और लास्ट में उसको स्किन में इरप्शन आया, और वो केस इस तरह से पूरी तरह से क्योर हो गई, हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को फॉलो करते हुए। फ्रेंड्स, एक सस्पेंस बाकी है। मेरा इस केस में एंट्री पॉइंट कुछ और था जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। पहले का जो मैंने आपको एनालिसिस बताया वो सिंपल एनालिसिस था, ताकि हर स्टूडेंट, हर यंग होम्योपैथ केस को समझ सकें, रूब्रिक्स को समझ सकें। पर मेरा एंट्री पॉइंट इस केस में था कि उसकी मदर ने आपको क्या बताया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हिस्ट्री, कि उसको ये लगता था कि वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर ज़िंदा वापस नहीं आने वाली है, उसकी मौत निश्चित है डिलीवरी में। अपने हस्बैंड को बोलने लग गई थी कि मैं मरने वाली हूँ, तुम दूसरी शादी कर लेना, बेटी का ख्याल रखना, एट्सेट्रा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एंट्री पॉइंट है, सिफिलिटिक है। सो इसके लिए रूब्रिक है डेथ, कन्विक्शन ऑफ डिलीवरी पार्चुरेशन इन, मौत का तय मानना डिलीवरी में, डिलीवरी की वजह से। इसमें सिर्फ एक ही मेडिसिन है, कॉफिया टोस्टा। इसके साथ में एक और मैंने रूब्रिक कंसीडर किया था कि जनरलिटीज़ में एक्टिविटी फिजिकल मिडनाइट अनटिल, ये भी सिफिलिटिक है। आधी रात तक उसकी एक्टिविटी बंद ही नहीं होती है, चलते रहती है, एक्साइटमेंट ख़त्म ही नहीं होती, एक्टिविटी ख़त्म ही नहीं होती। इसमें भी सिर्फ एक मेडिसिन है, कॉफिया। सो ये दो सिफिलिटिक रूब्रिक ने और उसके बेसिक डिस्पोजिशन ने मुझे
उसको कॉफ़िया कूड़ा देने के लिए प्रेरित किया। कॉफ़िया के बारे में और मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा आपको। कॉफ़िया जो है कॉफ़ी से बनती है, और आप लोग जानते हैं कि अगर हम कॉफ़ी पीते हैं तो हम फ्रेश महसूस करते हैं, एक एक्साइटमेंट महसूस करते हैं, हमारी ताज़गी महसूस करते हैं, एक खुशी महसूस करते हैं। तो इसी तरह से कॉफ़ी का जो पेशेंट होता है वो बहुत ही चीयरफुल, एक्साइटेड, एनर्जेटिक, लाइवली, हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ पर्सन होता है। जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं वो लोग भी अपनी नींद भगाने के लिए कॉफ़ी पीते हैं। तो कॉफ़िया के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनकी एक्टिविटी नाइट में और बढ़ जाती है। इसकी वजह से ये स्लीपलेसनेस की बहुत अच्छी मेडिसिन है। और एल्मंड्स फ्रॉय जो है एक्साइटमेंट की भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप सब जानते हैं। इस तरह से आज के वीडियो में हमने केस सॉल्व किया, कैसे एनालिसिस करना है केस का वो समझा, लैकेसिस और कॉफ़िया को का डिफरेंशिएशन देखा, दोनों में क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं, कैसे हम रूल आउट करेंगे वो हमने समझा। लॉकडाउन की वजह से लोगों के रिएक्शन का हमने एनालिसिस किया, उसकी रूब्रिक समझी। आई होप आज जो मैंने आपसे अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर किया वो आपको आपके क्लिनिक में काम आएगा। आप उसको अपने पेशेंट्स पे अप्लाई करके उनको लॉकडाउन के बैड इफ़ेक्ट से बचा पाएंगे, उबार पाएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। इस वादे के साथ कि मैं इसके बाद इसका पार्ट 3 लेकर ज़रूर आऊँगा, और आने वाला जो वीडियो है वो काफ़ी एक्साइटिंग होगा, अपने आप में अनोखा होगा। इसमें बहुत सारे मैं हेल्थ प्रेडिक्शंस करूँगा जो काफ़ी नॉलेजफुल होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।